Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of Geography। ज्योग्राफी में अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं वो है क्लास 11th का NCERT फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी और उसका ये चैप्टर 9th है। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से अर्थ जो है उसका सरफेस पे डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट हीटिंग आता है, किस तरीके से अर्थ का डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट इंसोलेशन रिसीव हो रहा है, इंसोलेशन क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रेशर वेरी कर रहा है, ओके, किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पोलर एरिया से इक्वेटर एरिया में। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इवन हम लोग एपीलियन क्या होता है, पेरिलियन क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। क्यों अर्थ पे जो टेम्परेचर का जो सन इंसोलेशन है वो उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है एपीलियन और पेरिलियन पोजीशन पे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसका मेन जो रीज़न था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, ओके, इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिफ़र करिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसके वजह से जो अर्थ का जो इंसोलेशन है वो वेरी कर रहा है, अर्थ पे क्यों इंसोलेशन जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे ये 5 फैक्टर दिया हुआ है, इसी फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला फैक्टर है मैं बता दूं, यहाँ पे इंसोलेशन जब हम लोग बात करें तो इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोलते हैं हम लोग, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हम लोग को पता है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ये टॉरिड रीजन है, ये वाला टॉरिड रीजन पे सन का सोलर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं इन जनरल इंसोलेशन घटता जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है जिसकी वजह से कि अर्थ का डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट इंसोलेशन रिसीव होगा, डिफरेंट सोलर रेडिएशन रिसीव होगा। तो इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से कैसे डिफरेंट इंसोलेशन रिसीव होता है, तो ये हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ जो है जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वो बेसिकली ये टिल्टेड है। ये जो है ये क्या है, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अगर सपोज़ कर लो यहाँ पे अगर अर्थ इस तरीके से टिल्टेड नहीं होता, जैसे अगर यहाँ पे मान लो कि ये अर्थ जो है ये इसका एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो अर्थ का एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस होता, तो अगर बाय द वे ये एक्सिस होता तो उस केस में क्या होता, हमेशा इक्वेटर टॉरिड रीजन सब जगह जितना नदर्न हेमिस्फीयर में सन का रे आ रहा है उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा सन का रे आता। ओके, दिन और रात हमेशा बराबर होता हर जगह पे, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा, इवन सीजन्स भी नहीं होता। जो हम लोग इस लेक्चर में जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे सीजन वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो सन पे जो इंसोलेशन वैरी हो रहा है, जब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो जब सन का रे 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रहा है, तो किस तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर पे जो है सन का इंसोलेशन ज़्यादा हो रहा है। वही 23 सितंबर और 21 मार्च जो इक्विनॉक्स वाला सिचुएशन होता है, जब दिन और रात बराबर होता है, तो उस टाइम जो है इक्वेटर वाले रीजन पे सन का रेस जो है वो ज़्यादा फॉल करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है या फिर जो इंसोलेशन है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आ रहा है। और वही 22 दिसंबर के टाइम जो इंसोलेशन है वो किस जगह पे आ रहा है, ये जो है ये हमारा कैप्रिकॉर्न के पास आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है। अगर ये टिल्टेड नहीं हो के इस टाइप से होता तो उस केस में क्या होता कि हमेशा जो है सन का डायरेक्ट रे जो है वो इक्वेटर पे आता, दिन और रात हमेशा बराबर होता, सीजन्स नहीं होता। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से सन का इंसोलेशन वेरी करता है, क्योंकि एक्सिस जो है वो टिल्टेड है। फिर दूसरा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इंसोलेशन वेरी करता है, वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रे, कि सन का जो रे है वो कौन सा एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है। जैसे सपोज़ कर लो, जब हम लोग देखे थे यहीं पे इसी डायग्राम में कि जब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का डायरेक्ट रे फॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सन का डायरेक्ट रे कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे फॉल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रहा है। तो जो ये वाला पोर्शन है, इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट एंगल बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट एंगल बनेगा। ओके, जैसे अगर हम लोग इस चीज़ को देखें अच्छे से तो यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे जो सन का रे जो एंगल बना रहा है, इस जगह पे जो सन का रे एंगल बना रहा है वो क्या है, बिल्कुल जब सन का रे इस तरीके से फॉल कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन यहाँ पे जब सन का रे फॉल कर रहा है तो इस जगह पे क्या है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सन का डायरेक्ट रे फॉल नहीं कर रहा है तो ये लार्जर एरिया कवर कर रहा है, और वही जब यहाँ पे सन का डायरेक्ट रे फॉल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया काफ़ी छोटा फॉर्म हो रहा है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि जब छोटा एरिया फॉर्म हो जाए तो यहाँ पे इंसुलेशन जो होगा वो क्या होगा सॉरी, इस जगह पे जो इंसुलेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में होगा। यहाँ पे जो इंसुलेशन होगा उसका इंटेंसिटी कम होगा, तो जिसकी वजह से इस जगह पे इंसुलेशन ज़्यादा फील होगा, वहीं यहाँ पे इंसुलेशन कम फील होगा। तो ये जो सन का एंगल है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है सन रे का, ये भी डिटरमाइन कर रहा है कि इंसुलेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, जो हम लोग देख सकते हैं। इवन अगर हम लोग इसको अगर देखना चाहें यहाँ पे, हालांकि ये स्लैंट रे का कॉन्सेप्ट तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देख लेते हैं कि बाय द वे मान लो यहाँ पे सन का स्लैंट रे आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जो है ये सन का रे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ये बेसिकली ये फिगर ज़्यादा सही है कि यहाँ पे देख लो सन का जब रे आ रहा है, ठीक है, तो इस जगह पे जब पोल वाले रीजन पे आ रहा है तो सन का रे अगर मान लो इस जगह पे सन है तो सन को जो है वो क्या हो रहा है कि इक्वेटर तक पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं ये पोल तक पहुंचने के लिए हो रहा है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो जब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा टाइम तक स्कैटर हो रहा है, तो काफ़ी कम इंसुलेशन एक्चुअली यहाँ पे पहुँच पाएगा। लेकिन वही जो इक्वेटर वाला रीजन है, इस जगह पे क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कम टाइम के लिए स्कैटर होगा, तो उसकी वजह से क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी में यहाँ पे सन का इंसोलेशन पहुँच पाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है सन रे का, ये डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इंसोलेशन होगा। ओके, फिर है लेंथ ऑफ द डे। जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द डे होगा, लेंथ ऑफ द डे मतलब कितना टाइम के लिए दिन है, जितना टाइम के लिए दिन होगा उतना टाइम के लिए क्या होगा, सन का रे फॉल करेगा। तो अगर लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा है, जैसे अगर सपोज कर लो हम लोग 21 जून का बात करें, तो 21 जून को क्या है, लॉन्गेस्ट डे है, तो यहाँ पे सन का जो उस दिन क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सबसे ज़्यादा टाइम के लिए फॉल होगा, तो उस दिन इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वही अगर हम लोग 22 दिसंबर को बात करें, जिस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट नाइट होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है, तो जब शॉर्टेस्ट डे हो जाए उस दिन, तो इस दिन जब दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाए तो उस दिन क्या होगा, सन का इंसोलेशन काफ़ी कम टाइम के लिए होगा। जब काफ़ी कम टाइम के लिए सन का इंसोलेशन होगा तो उस दिन क्या होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंसोलेशन भी कम होगा, सन का जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो लेंथ ऑफ द डे पे डिपेंड करता है। फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है कि इंसोलेशन कितना ज़्यादा होगा। जैसे सपोज़ कर दो कि यहाँ पे क्या है, क्लाउडी स्काई है। ओके, अब अगर क्लाउडी स्काई है तो यहाँ पे आप फील करते होगे कि अगर आप यहाँ पे सरफेस एरिया पे हो तो आपको जो सन का रे है वो उतना ज़्यादा नहीं आता है। ओके, आपको यहाँ पे काफ़ी ठंडा फील होता है क्योंकि सन का जो रे है वो उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि जो इन सन क्लाउड्स है वो क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा सन का जो रे है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है या एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाए कि आपको कम गर्मी फील हो जाए, क्योंकि सन का जो इंसोलेशन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अर्थ तक कम पहुँच रहा है। तो अगर आप सपोज कर लो डेजर्ट एरिया में चले जाओ, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, ऊपर क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगा। अब डेजर्ट एरिया में जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाए, डेजर्ट एरिया में काफ़ी क्लियर स्काई है। अब काफ़ी क्लियर स्काई है तो सन का जो रे है वो क्या होगा, डायरेक्ट फॉल होगा। यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट है तो काफ़ी ज़्यादा सन का रे फॉल होगा। तो वैसे केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है
काफ़ी ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि जब वॉल्केनो है, जैसे ये वॉल्केनो वाला रीजन है, ये मान लो ये कोई वॉल्केनो है, वॉल्केनो जब इरप्ट करता है तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट है वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब सन का इंसोलेशन यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है सरफेस पे, तो इस जगह पे सरफेस पे एक कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। ओके, वही अगर नॉर्मल कंडीशन रहे तो उस केस में क्या होगा, सन का रे पहुँचेगा। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा, यहाँ पे मेनली हम लोग ट्रांसपेरेंसी क्लाउड्स से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है तो सन का इंसोलेशन अर्थ के सरफेस तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। ओके, फिर एक और फैक्टर जो डिपेंड करता है, जिस पे इंसुलेशन डिपेंड करता है, वो है कन्फिग्रेशन ऑफ द लैंड। ओके, अरेंजमेंट क्या है लैंड का। जैसे सपोज कर लो अगर मतलब सन का रे जो है वो कुछ इस टाइप से फॉल कर रहा है, यहाँ पे जो है ये माउंटेन एरिया है, तो उस केस में क्या होगा, सन मान लो यहाँ पे राइज किया और इधर सेट कर रहा है, तो जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में तो काफ़ी ज़्यादा सन का रे फॉल करेगा, यहाँ पे रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। इधर जब सेट कर रहा है तो इस साइड भी होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन में क्या है, काफ़ी कम टाइम के लिए इंसोलेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम के लिए सन का जो इंसोलेशन है वो डिफरेंट टाइम के लिए रिसीव कर रहा है। ओके, तो ये जो है क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया जो है वो कितना इंसोलेशन रिसीव करेगा। ओके, इवन अगर सपोज कर लो ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव करेगा, फ्लैट सरफेस पे सन का रे जो है वो ज़्यादा फॉल करेगा। ओके, लेकिन वही अगर स्लैंट एरिया है तो ये एरिया जो है मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इंसोलेशन सन का जो आ रहा है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ रहा है, और दूसरा ये स्लैंट एरिया जब कवर करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इंटेंसिटी है वो घट जाता है। इसको समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखो। जब हम लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे जब हम सन का रे आ रहा है तो इस जगह पे अगर पॉइंटेड सर्कल बनता है तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, लेकिन वही अगर इस टाइप का सर्कल बने, पॉइंटेड नहीं बने, तो इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तभी तो जब हम लोग को पेपर बर्न करना होता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटेड सर्कल फॉर्म करते हैं पेपर में, ताकि पेपर जल जाए। ओके, तो इसी तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे यहाँ पे क्या है कि जब ये माउंटेन वाला एरिया है तो यहाँ पे जब सन का रे फॉल हो जाए तो ये स्लैंट एरिया में हो जाए, तो इस जगह पे इंसोलेशन उतना ज़्यादा रिसीव नहीं होगा जितना फ्लैट एरिया पे रिसीव होगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटेड बनेगा। तो ये जो है ये हम लोग कुछ फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से अर्थ पे जो इंसोलेशन है वो वैरी करता है। हमेशा ध्यान में रखना, इंसोलेशन हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोल रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ और जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा सॉरी, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ही कम एंगल बनेगा। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखो। बेसिकली ये लैटिट्यूड जितना ज़्यादा हम लोग बनाते जा रहे हो उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या है, इस जगह पे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाते जा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल जो है वो क्या हो रहा है, काफ़ी कम बनता जा रहा है। ओके, तो ये जो है इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इंसोलेशन वेरी कर रहा है, क्योंकि जो कम लैटिट्यूड वाला एरिया है यहाँ पे डायरेक्ट सन रे बन रहा है, पॉइंटेड सन रे फॉल हो रहा है, लेकिन इस जगह पे क्या हो रहा है, पॉइंटेड सन रे फॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे लार्जर एरिया जो है वो कवर कर रहा है सन रे। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्योंकि जो एरिया कवर कर रहा है वर्टिकल रे वो हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है स्लैंट रे से। यहाँ पे जो वर्टिकल रे जो है ये वाला, ये स्लैंट रे से कम एरिया कवर कर रहा है। ओके, यहाँ पे समझाने के लिए स्लैंट रे हम लोग इसको रखे हुए हैं। ओके, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि मान लो ये स्लैंट रे है, तो ये स्लैंट रे जो है वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये जो वर्टिकल रे है ये क्या हो रहा है, कम एरिया कवर कर रहा है। अब जब स्लैंट रे है ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्लाउड्स के थ्रू, ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, ज़्यादा डिस्पर्शन ऑफ हीट होगा, तो कम इंटेंसिटी में यहाँ पे सन का इंसोलेशन पहुँचेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस जगह पे फील होगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर या टॉरिड रीजन।
तो वही सेम चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फिर अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है सॉरी किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो जनरली जो शॉर्ट सोलर रेडिएशन होता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि प्लैंक्स लॉ में याद है हम लोग प्लैंक्स लॉ में क्या डिस्कस किए थे कि जो बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होगा वो बॉडी उतना ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा और उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो सन है, ये सन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन इसका जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसका वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। वही अर्थ है, अर्थ क्या है, सन के कंपेयर में कम गर्म है तो ये जो है वो कम एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन इस एनर्जी रेडिएशन का जो वेवलेंथ वो होगा वो क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ होगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। इवन अगर इसको हम लोग और अच्छे से देखें तो जो सन का एनर्जी बेसिकली जो रेडिएट करता है वो अल्ट्रा वायलेट रे के फॉर्म में करता है। ओके, यहाँ पे ये अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो ये वेवलेंथ जो है ये यहाँ पे वेवलेंथ दिख रहा होगा, तो वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे का क्या है, काफ़ी कम है। वही अगर हम लोग इंफ्रारेड का वेवलेंथ देखें तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। हम लोग जो देख पाते वो विजिबल एरिया है जो अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड के बीच में कहीं लाई करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखना है कि सन जो हम लोग को सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे के फॉर्म में कर रहा है, और अर्थ जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो किसके फॉर्म में कर रहा है, इंफ्रारेड के फॉर्म में कर रहा है। तो इससे अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर यहाँ पे हम लोग एनर्जी के फॉर्म में देखें तो इंफ्रारेड जो है वो क्या है, उसका एनर्जी काफ़ी कम है। वही अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे देखें तो इसका एनर्जी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाए कि अर्थ का जो एनर्जी रेडिएशन हो जाए वो इंफ्रारेड हो जाए, जिसका वेवलेंथ तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है लेकिन एनर्जी कम है। ये कैसे, प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग। वही जो अल्ट्रा वायलेट रे है इसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ क्या है, काफ़ी छोटा है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके पहले भी कि किस तरीके से जो है जो सन जो है उसका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसके लिए अर्थ जो है वो लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ओके, लेकिन जो अर्थ का आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है उसके लिए जो होता है ये काफ़ी हद तक ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो पाता है। ओके, फिर हम लोग ये भी देखें कि बहुत ही छोटा छोटा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ट्रोपोस्फेयर में, ये क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये स्कैटरिंग का काम करता है, सन का रे को स्कैटर करता है, और जिसकी वजह से हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से लाइट डेवलप होता है, चाहे वो हम लोग का ब्लू लाइट हो या फिर रेड लाइट हो, स्काई का ब्लू लाइट हो या फिर यहाँ पे सन का रेड लाइट हो। ये हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सन जो है वो सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम रेडिश दिखता है, वही स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो यहाँ पे देखो सिंपल सा रीज़न जो है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे देख लो ये गामा रेज है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट रे है। सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका वेवलेंथ कहीं अल्ट्रा वायलेट रेज के फॉर्म में कर रहा है, वेवलेंथ कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ये विजिबल लाइट है जो हम लोग देख सकते हैं, और इसके बाद जो है ये इंफ्रारेड रे है जो अर्थ का रेडिएशन है, तो इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं। तो जो हम लोग मेनली जो कलर्स देखते हैं वो सारा कलर जो है ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग विबग्योर भी बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, जो हम लोग ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, इसको साइंस में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल चीज़ जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सन राइज हो रहा है, इस जगह पे अगर हम लोग खड़े तो यहाँ पे क्या होगा, सन राइज करेगा और फिर इधर जाके क्या होगा, सन सेट करेगा। तो जब सन राइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन को जो है वो लॉन्गर पाथ कवर करना पड़ रहा है। वही दोपहर में क्या हो रहा है, सन को काफ़ी छोटा पार्ट कवर करना पड़ रहा है। तो जब काफ़ी लंबा पाथ कवर करना पड़ता है तो इस टाइम क्या है
कि जो मैक्सिमम लाइट्स है ये सारा का सारा क्या होता है, स्कैटर हो जाता है इतना लंबा पाथ कवर करने में। केवल रेड लाइट ही है जो स्कैटर नहीं हो पाता, ये कम, सबसे कम स्कैटर होता है, बाकी सारा लाइट स्कैटर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग को इस टाइम कैसा दिख रहा है, ये जो है ये हम लोग को रेड कलर का दिख रहा है। रेडिश कलर दिखता है सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम पे। लेकिन वही जब सन सबसे पास में है तो इस टाइम क्या होता है कि येलो कलर जो है ये स्कैटर नहीं हो रहा है, बाकी ये जो ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट है ये सब स्कैटर हो गया। डिस्टेंस फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये सारा कलर स्कैटर हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे येलोइश या ऑरेंज कलर यहाँ पे हम लोग को दोपहर में देखने को मिलता है। ओके, तो ये रीज़न है कि क्यों हम लोग को सन जो है वो हम लोग को रेडिश कलर दिखता है सनसेट और सनराइज़ के टाइम में, क्योंकि जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें भी तो जो रेड कलर है इसका एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या है, काफ़ी कम है। अगर एनर्जी कम है तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्योंकि ये जो है ये कम एनर्जी का है और वेवलेंथ जो है वो इसका क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर ले रहा है। ओके, बेसिकली ये ज़्यादा, मतलब इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये इतना डिस्टेंस जब तक कवर करता है तब तक बाकी सारा लाइट जो है वो स्कैटर कर जा रहा है, तो इसीलिए बस रेड कलर दिख रहा है। ओके, फिर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे इंसोलेशन देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये हम लोग इन जनरल अभी तक क्या देखें कि ये अगर इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक रीजन है, तो ट्रॉपिक रीजन पे क्या होता है, इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। टेम्परेट रीजन पे क्या होता है, उससे कम होता है। फ्रीजिड रीजन पे क्या होता है, सबसे कम इंसोलेशन हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उस पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जो है वो लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री वाला रीजन है। मतलब कि अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको अर्थ सरफेस बनाएं, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री है, ये मान लो ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री वाला जो रीजन है ये जो है ये हम लोग का क्या है, सब ट्रॉपिक रीजन है। और वैसे यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो है और 40 डिग्री साउथ में जो है ये सब ट्रॉपिक रीजन है। यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक और यहाँ पे 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक। तो जो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, इस सब ट्रॉपिकल रीजन में इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अभी यहाँ पे अगर मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सन का डायरेक्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जब सन का डायरेक्ट रे आएगा तो यहाँ का हवा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। गर्म हवा क्या होता है, लाइट होता है, तो ये गर्म हवा क्या हुआ, ऊपर राइज कर गया। अब ये गर्म हवा तो ऊपर राइज कर गया। अब जब ये गर्म हवा ऊपर राइज कर रहा है, ये ऊपर ट्रोपोस्फेयर में गया। ट्रोपोस्फेयर में अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये कौन सा रीजन है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। अब अगर यहाँ का हवा ऊपर राइज कर रहा है तो इस हवा में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेन करते हुए ये ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस साइड पूरा बादल बनाता जा रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि ये जब बादल बना रहा है तो ये क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पे इस ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी कर रहा है। फिर ये जब क्या होगा, जब अपना सारा जो भी इसमें एयर में मॉइस्चर था वो सारा मॉइस्चर इधर कर देगा, तो उसके बाद अब ये हवा बस ठंडा हो गया है। अब ये काफ़ी ठंडा हवा है। अब ये ठंडा हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब ट्रोपोस्फेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाता है। तो ये ट्रोपोस्फेयर में जितना रेनफॉल करना था इक्वेटर पे और ट्रॉपिकल रीजन पे वो कर दिया। अब ये हवा ठंडा हो चुका है, तो अब जब ये हवा जब काफ़ी ठंडा हो गया तो अब ये हवा सबसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि जो ठंडा हवा होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, तो ठंडा हवा अब सबसाइड करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये इक्वेटर से एयर राइज किया। ओके, ये राइज करने के बाद ट्रोपोस्फेयर में गया, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर वाले रीजन में रेनफॉल किया, और जब ठंडा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये सबसाइड कर रहा है, यहाँ पे हवा आके सबसाइड कर रहा है। ओके, ये चीज़ हम लोग देखें।
तो जब इस जगह पे हवा सबसाइड कर रहा है सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बादल का फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, इवॉपरेशन होना चाहिए। इवॉपरेशन होने के लिए एयर का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो अपवर्ड एयर का मूवमेंट हो नहीं रहा है, एयर का मूवमेंट कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और अभी हम लोग जब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन ऑन द अर्थ देखे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंसोलेशन होगा। अब जिस जगह पे बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा उस जगह पे क्या होगा, इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, क्योंकि बादल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर वाला रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोल्ड एयर है ऊपर से वो सारा का सारा क्या हो रहा है, सबसाइड कर रहा है। तो इस जगह का जो प्रेशर है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। इक्वेटर का प्रेशर क्या था, लो प्रेशर था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हाई प्रेशर वाला रीजन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। और जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस जगह पे क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा, तो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव करेगा। अगर आपको ये डायग्राम अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम लोग फेरल सेल, हेडले सेल वगैरह पढ़ेंगे आगे चल करके, जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अर्थ का, तब वहाँ पे ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक बस इतना ही ध्यान में रखना है कि इक्वेटर पे एयर राइज किया, ट्रॉपिकल रीजन पे, इक्वेटर वाले रीजन पे यहाँ पे क्या हुआ, रेनफॉल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर कंटेन करके राइज किया था। जब ये हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया तो सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसाइड किया। अब क्योंकि यहाँ पे सबसाइड कर रहा है, इवॉपरेशन होने के लिए एयर को राइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एयर जब सबसाइड कर जाए तो राइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितना भी, अगर हम लोग फिज़िकल मैप देखें तो ये, अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग इस मैप में और अच्छे से देखें, ये हम लोग का सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट्स देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इस जगह पे रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ कैलिफोर्निया डेजर्ट है, यहाँ एटाकामा डेजर्ट है, इस जगह पे जो है वो कलहारी डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो ये जो है ये क्या है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेजर्ट पे क्या हो रहा है, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लियर स्काई है। तो इसलिए देखना, जितना भी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स जो लगाया जाता है वो डेजर्ट एरिया में ही लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखना कि अगर इंडिया में कहीं पे ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लगेगा तो वो राजस्थान वाला एरिया में लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है। और जब डेजर्ट है तो इस जगह पे क्या होगा, क्लियर स्काई होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगा, और अगर रेनफॉल होगा तो डेजर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए डेजर्ट एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन तो होता नहीं है। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इस जगह पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है, और उसके बाद ट्रॉपिक रीजन और फिर इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन पे ट्रॉपिक रीजन से कम इंसोलेशन क्यों है, क्योंकि इक्वेटर रीजन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो जो इक्वेटर वाला रीजन है इस जगह पे सन का रे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इवॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा सन का रे कहाँ पे फॉल करता है, डायरेक्ट इक्वेटर वाले रीजन पे फॉल करता है। जो हम लोग सीजन वाले डायग्राम में देखे थे कि 2 बार इक्विनॉक्स पे आ रहा है, एक तो सितंबर में आ रहा है, एक मार्च में आ रहा है, 2 बार सन का रे डायरेक्ट यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सन का रे जब यहाँ पे फॉल कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इवॉपरेशन भी यहीं पे हो रहा है। और जब इवॉपरेशन ज़्यादा यहाँ पे होगा तो रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगा, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये इक्वेटर वाला रीजन पे इवॉपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगा क्लाउड्स का, मतलब एटमॉस्फेयर का ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो सन का इंसोलेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। बजाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है वो सन का इंसोलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इक्वेटर पर है। ओके,
तो ये हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है इस पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वही फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रॉपिक वाला रीजन है उस जगह पे हम लोग को ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन है वहाँ पे इक्वेटर से ज़्यादा इंसोलेशन है, सब ट्रॉपिकल में और भी ज़्यादा है। फिर अगर हम लोग देखें इंसोलेशन किस जगह पे होगा, कॉन्टिनेंट या ओशियन में इंसोलेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर सेम लैटिट्यूड का बात कर ले तो ऑब्वियस सा बात है ओशियन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ओशियन में जो है जब सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब आ रहा है तो यहाँ पे इवॉपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब इवॉपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जब क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रांसपेरेंसी ब्लॉक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से सन का रे जो है वो क्लाउड्स या तो रिफ्लेक्ट कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अर्थ का सरफेस पे उतना ज़्यादा पहुँच नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे इंसोलेशन कम होगा। लेकिन कॉन्टिनेंट्स के केस में क्या है, यहाँ पे इवॉपोरेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कम क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से इंसोलेशन जो है कॉन्टिनेंट पे जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम इंसोलेशन है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होता, कम, बहुत ही कम होता है। इक्वेटर पे जो है वो यहाँ पे इंसोलेशन जो है वो ट्रॉपिक के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि इक्वेटर वाला जो रीजन है यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर ये भी हम लोग देखें कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है ओशियन के कंपेयर में, क्योंकि ओशियन वाला रीजन में इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इंसोलेशन जो होता है वो ब्लॉक कर जाता है। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इवन फिर हम लोग हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ को डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।